हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके ही अपने परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की परीक्षाओं की डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, आपको साइंस के पोर्शन की मैं तैयारी करवाऊंगा पूरी तरह से, अपना 100% देते हुए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं और अपनी तैयारी को बनाए रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उनको हम पर डे सॉल्व करेंगे साइंस में। जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन एक आवेश रहित कण है, तो दोस्तों न्यूट्रॉन। आप हमेशा याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप दोस्तों। पौधे को आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आंसर होगा बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। ठीक, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? फिर से सुन लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 4/3 आप करेंगे और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4। आंसर हो जाएगा 4 मीटर। ओके, लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ रहे हैं, तो आप जानते हैं डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f, मतलब फोकल दूरी का व्यतिक्रम होता है आपका लेंस की क्षमता। ठीक है ना, और इसका मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर। नेक्स्ट देखिए, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। आंसर होगा रेडियो तरंगों के परावर्तन पर, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है तो आप सीधे सीधे याद रखेंगे, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और सुनिए दोस्तों, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये आपके रेलवे ने माना है, ये आपके रेलवे ने माना है। ठीक है ना, लेकिन वैसे वास्तविकता में क्या है, जो बल की परिभाषा है वो हमें प्रथम नियम से ही पता चल जाती है। जो बल की परिभाषा है वो हमें प्रथम नियम से ही पता चल जाती है। और एक बात और, दूसरे नियम की बात करेगा तो आप कहेंगे कि भाई द्वितीय नियम से हमें बल की यूनिट का पता चलता है, बल की यूनिट का पता चलता है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पिंड को उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो आप जानते हैं इसका आंसर जड़त्व। ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु की वह स्थिति होती है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में, वास्तविक स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। सीधी सीधी बात है। लेजर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन का सिद्धांत। ठीक है, या फिर ऑप्शन में मिल जाए विकिरण का सिद्धांत या मिल जाए उद्दीप्त उत्सर्जन का सिद्धांत, ये भी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि दोस्तों देखेंगे आप, क्षेत्रफल जब बढ़ जाता है तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जब व्यक्ति लेट गया है तो जाहिर सी बात है उसका जो क्षेत्रफल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। आप दाब को दर्शाते हैं P से। ठीक है, प्रेशर को आप किससे दर्शाते हैं दोस्तों? P से। ठीक है, अब देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक, एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम दाब कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो P है वो आपका
एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब आपका घटेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मतलब आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेशर जो है आपका वह गलनांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं आप तो कहीं ना कहीं गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर क्या लिखेंगे आप? संवहन के सिद्धांत पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो आंसर होगा प्रोटीनों का एमिनो एसिड्स में विघटन। दोस्तों याद रखिए, पाचक प्रक्रिया की बात करता है तो आप कह सकते हैं प्रोटीन का अमीनो एसिड में विघटन, या फिर वसा का वसीय अम्ल में विघटन। क्लियर हो रही बात? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा लघु रेडियो तरंगे। ठीक, आवृत्ति का मात्रक होता है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हर्ट्ज लिखा हुआ है। ठीक है, और आंसर होगा आपका लघु रेडियो तरंगे, या फिर आप रेडियो तरंगे भी कह सकते हैं, या फिर दीर्घ रेडियो तरंगे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है। अब सुनिए दोस्तों, अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं कि बृहस्पति के वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपस्थित है? आंसर होगा आपका मीथेन। आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप? मीथेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार के रेलवे के एग्जाम्स के लिए। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है? तो आंसर होगा बृहस्पति। ओके। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन। ठीक है, अगर हम लाइपेज एंजाइम की बात करते हैं, लाइपेज, ध्यान से सुनिए, अगर हम लाइपेज की बात करते हैं तो वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का। अगर हम एमाइलेज की बात करते हैं, एमाइलेज की, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, स्टार्च को बदलता है माल्टोज में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, किस रोग से लोग पीड़ित हो जाते हैं? तो आपका आंसर होगा दोस्तों बेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिश किए हुए चावल के सेवन करने से कौन सा रोग हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा बेरी। ठीक है, फिर से सुनिए दोस्तों, पॉलिश किए हुए चावल के सेवन करने से कौन सा रोग हो सकता है? बेरी। ओके। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। मांसपेशियों में थकान। दोस्तों ध्यान रखिए, मांसपेशियों में थकान या मांसपेशियों में दर्द होने लगे तो हम कहते हैं कि भाई मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो गया है। ठीक है, यहीं पे अगर यूरिक एसिड की बात कर ले, किसकी बात कर ले? यूरिक एसिड की, तब आप कहेंगे कि जॉइंट्स, जो जोड़ होते हैं, उसके बीच में यूरिक एसिड भर गया है, जिससे आप गठिया रोग का कारण भी कह सकते हैं। तो गठिया रोग का कारण यूरिक एसिड होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष की बात कर रहे हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? आंसर होगा सिलिकॉन की। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? आंसर क्या लगाएंगे आप? सिलिकॉन की बनी होती है। बात समझे? वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से
गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है? तो आप जानते हैं फोकस और पोल यानी कि अक्ष, फोकस और अक्ष से गुजरती है उसे हम मुख्य अक्ष की रेखा कहते हैं। क्लियर? अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़े तो उसकी छाया कैसी बनेगी? आंसर होगा अनंत बनेगी भाई। ठीक है, फिर से सुन लीजिए दोस्तों, किसी वस्तु के फोकस की बात कर रहे हैं, अगर अवतल दर्पण पर पड़ता है तो छाया कैसी बनेगी या छाया कैसी बनेगी, छाया कहाँ बनेगी? तो आप कहेंगे अनंत बनेगी, अनंत बनेगी। बात समझ में आ रही है? बोलिए दोस्तों, बात समझ में आ रही है? इसकी आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, अवतल दर्पण के केस में मैं बताने जा रहा हूँ आपको ये ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा। अगर वस्तु देखिए दोस्तों, अगर वस्तु फोकस पे रखी हो, ठीक, या फिर वक्रता केंद्र पर रखी हो 2f पर, या फिर अनंत पर रखी हो, ठीक है ना, तो अगर वस्तु फोकस पर रखी है, अब इसी को आप उल्टा करके लिखिए, अनंत 2f और आपका f। ठीक, क्लियर? अगर फोकस पे वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता केंद्र पर, अनंत पर वस्तु रखी हो तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है बात? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? आंसर होगा जिंक। अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है जिंक। फिर से सुन लीजिए, जिंक। ओके, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर होगा लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ओके, कार का मात्रक सब लोग जानते हैं जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर होगा तत्व। जब एक ही पदार्थ के परमाणुओं से पदार्थ बना होता है तो उस पदार्थ को हम तत्व कह सकते हैं। ठीक, यहीं पे थोड़ा सा कहते हैं आपसे कि भाई ये बताइए कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ, तब आप कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे दोस्तों? यौगिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है? जैसे आप कह सकते हैं कि दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी हमें कैसी सुनाई पड़ती है? तो जैसे जैसे ट्रेन पास आती जाएगी वैसे वैसे ट्रेन की सीटी की आवाज़ बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कण, क्वेश्चन है कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहलाता है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। एक हर्ट्ज बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सेकंड इनवर्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो याद रखिएगा दाब का ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल नहीं बदलेगी। कितनी रहेगी? तो आप कहेंगे 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। ये आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है लेकिन इसका एक ही आंसर हो सकता है यहाँ पर, प्रकाश वर्ष। क्या होगा दोस्तों? प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई दूरी की तो आप कहेंगे पारसेक। सबसे बड़ी दूरी की इकाई क्या होती है? आंसर होगा पारसेक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? आंसर होगा सीसा। देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सीसा एक ऐसी धातु है जो धातु तो है लेकिन विद्युत की क्या है? कुचालक है। ये क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आंसर होगा ग्रेफाइट और आयोडीन। फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आंसर होगा ग्रेफाइट में और आयोडीन में। ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसी अधातुएं हैं जिनमें धातुओं जैसी चमक पाई जाती है। नेक्स्ट,
एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस, जानते हैं दोस्तों, तेजी से निकलेगी। हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। भाई, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। सीधी सीधी बात है कि पृष्ठ तनाव के कारण जल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, मतलब अणु क्या है, नज़दीक है, पास है। वहीं अगर हम उस जल को गर्म कर दें, तापमान में वृद्धि कर दें, तो उनके जो अणु हैं वो दूर हो जाएंगे और वह कण उसमें डूब जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। भैया, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर घनत्व की बात कर रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम, आयतन की बात कर रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम। ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। अगर कक्षाएं एक ही हैं तो जितने पिंड हों उस कक्षा में घूम रहे हों, उन सभी के वेग दोस्तों समान रहेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ा गया तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। आप कुछ भी बात करिए, मैंने कहा आपसे कि जब कक्षा समान रहेगी, जिस कक्षा में कोई उपग्रह चल रहा है उससे आप कुछ भी चीज़ फेंकते हैं तो वह वस्तु भी उसी कक्षा में चलेगी, जिसके कारण दोनों के वेग समान हो जाएंगे। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो आंसर होगा अमोनिया, NH3 आप जानते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, यूरिया के खोजकर्ता का नाम, ठीक है, बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक, आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप इसको कह सकते हैं फोर्स पर एरिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला भी आप याद रखिए, क्या होता है, फोर्स पर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। कैंडेला किसका मात्रक है? आंसर होगा ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता कैसी राशि है? फटाफट से सदिश है या अदिश है? इसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फटाफट से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। H2O फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, जीव विज्ञान कहलाता है। इसमें ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें शैवालों के अध्ययन की, शैवालों के अध्ययन की, तो आपका आंसर होगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन की फाइकोलॉजी। फटाफट से 2-3 क्वेश्चन आप बताइए मुझे, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सुनिए, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? चौथा क्वेश्चन सुनिए, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? पांचवा क्वेश्चन सुनिए, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? इन पांचों क्वेश्चन के आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल निम्नलिखित में से इकाई है किसकी? तो आंसर सुनिए दोस्तों, अगर हम जूल की बात करते हैं तो यह कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है। बल की बात करते हैं और भार की बात करते हैं तो दोनों का एक ही मात्रक होता है, न्यूटन, ठीक। अब आप मुझे बताइए, बल और भार यह दोनों कैसी राशियां हैं? सदिश हैं या फिर अदिश राशि हैं? कार्य और ऊर्जा कैसी राशियां हैं? सदिश हैं या फिर अदिश हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में भेजिए। एक क्वेश्चन और आप याद रखेंगे, आपको बताना है कि एक कैलोरी बराबर कितने जूल होंगे? एक कैलोरी में कितने जूल होंगे? फटाफट से आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ में
पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करने की ताकत होती है। ठीक है, चमगादड़ क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। वो तरंगें सामने कोई भी वस्तु आती है उससे टकराकर उन तक वापस पहुंचती है। क्लियर है। अब आप मुझे बताएंगे एक क्वेश्चन, 2 वर्ष तक के बच्चों की सुनने की क्षमता कितनी होती है? फटाफट से इसको भी आप कमेंट बॉक्स में सेंड करके आंसर मुझे बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए फटाफट से चैनल को। और दोस्तों मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा सारे क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे हैं। और फटाफट से ये भी बताइएगा कि कौन सा साइंस का या फिर ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। उस टॉपिक पर भी चर्चा मैं जल्द ही करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।